जय हिंद साथियों। कल यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद मुझे पता चला कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त जिसने 4 बार आईएएस का मेंस लिखा और इस बार उसका प्री भी क्लियर नहीं हुआ और इसी के साथ उसके आईएएस के सारे अटेम्प्ट्स भी ख़त्म हो गए। साथियों, मेरे इस दोस्त ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत काबिल इंसान है, लेकिन फाइनली उसका आईएएस का सफ़र ख़त्म हो गया और अब उसके सामने एक अनसर्टेनिटी मुंह बाए खड़ी थी कि अब वो क्या करे। खैर, अपने उस मित्र से मैंने बात करी, आगे की रणनीति बनाई, उसको हौसला दिया, उसको बताया कि दिस इज़ नॉट द फाइनल बैटल इन लाइफ, दिस इज़ जस्ट अ फेज़ ऑफ लाइफ। इसके आगे और भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, बहुत से संघर्ष करने हैं। ये कोई अंतिम युद्ध नहीं है और आईएएस, आईपीएस बन जाने में या फिर ना बन पाने में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। क्योंकि इस बार जो आईएएस, आईपीएस बनेंगे या पिछले साल जो आईएएस, आईपीएस बन गए हैं या फिर इस बार ही जो बनेंगे उनकी बात करते हैं, उनको भी उतनी ही नॉलेज होगी जितनी मेरे उस दोस्त को है, जिसने 4 बार मेंस लिखा है, इंटरव्यू भी दिया है, कई बार स्टेट सर्विसेज के, मेरे ख्याल से 8-9 बार उसने स्टेट सर्विसेज के मेंस लिखे हैं। उतनी ही नॉलेज उनको भी होगी जो इस बार सेलेक्ट होंगे। लेकिन बस चांस की बात है कि कुछ ही मार्क्स से, कुछ ही सही और गलत जवाबों के अंतर से वो प्री में चूक गया इस बार और जो पास हो गए प्री में, वो मेंस में पास होंगे उनमें से कुछ लोग और वही लोग इंटरव्यू भी देंगे और उसके बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, ये जो आईएएस का पेपर होता है, मैंने भी इस फेज़ को देखा है, बहुत कोशिश करी, अपने आप में हमेशा ये समझता था मैं कि फाइनली मैं आईपीएस बनूंगा, मुझे बस फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करनी है। मतलब रैंक चाहे मेरी फर्स्ट आ जाए, लेकिन चुनूंगा मैं आईपीएस को, हरियाणा कैडर को। ये मेरा सपना था। खैर, वो चीज़ नहीं हुई और ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मुझसे कम मेहनत करी और मुझसे कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, वो लोग सेलेक्ट हो गए, आईएएस, आईपीएस बने। तो ऐसा लाइफ में मैंने ही नहीं देखा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा ऐसा। और ऐसा होता है कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम मन लगा के तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद पेपर कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। कभी हम कोशिश करते हैं कि हम ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ लें, पॉलिटी को ढंग से पढ़ लें, लेकिन ज्योग्राफी और पॉलिटी वो सेक्शन निकल के आता है कि उसको इग्नोर कर दिया है और बाकी सेक्शंस जो हमने अवॉइड करे हैं, इग्नोर करे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री मान लीजिए, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। मॉडर्न नहीं, मिडिवल में से ज़्यादा आ गए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। कभी गवर्नमेंट स्कीम्स को पूछ लिया जाता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स पे हम ध्यान देंगे तो फिर वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, एसएससी लेवल के। क्योंकि हमें लगता है कि एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वहाँ पे करंट अफेयर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो हम करंट अफेयर्स रटने वाली जो चीज़ें हैं उन पे इतना ध्यान नहीं देते, एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आईएएस की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल आउटकम कि हम आईएएस, आईपीएस बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? ये रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है इस फॉर्म में कि उनका सफ़र ही ख़त्म हो गया है, अगर हम उसको लें तो हम क्या माने कि क्या एक सही अप्रोच होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट के लिए। लोग अपने 8-8, 10-10 साल लगा देते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आते हैं, बहुत से त्याग करते हैं, एज अपनी उनकी इतनी बीत जाती है कि एक अच्छे जो अवसर मिल रहे होते हैं अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए के तौर पे, अच्छे अलायंसेस जो होते हैं मैरिज के, वो प्रपोजल्स वो रिजेक्ट करते हैं, ये सोच के, इस उम्मीद में कि कल को आईएएस, आईपीएस बन जाऊंगा तो शायद और बेहतर परिस्थिति रहेगी और
उस हिसाब से फिर अलायंसेस होंगे और बेहतर बात होगी, और अपने मुख्य उद्देश्य से ना भटकूं मैं, ये सोच के बहुत से एस्पिरेंट्स जो जीवन की महत्वपूर्ण ये बातें होती हैं उनको इग्नोर करते हैं और उन अवसरों से भी चूक जाते हैं जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर यूपीएससी की जो तैयारी हम करते हैं, इसमें क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम जिसे कह सकें कि तैयारी भी करें एस्पिरेंट्स अपनी, लेकिन वो जो इतना नुकसान हो जाता है, करियर का नुकसान हो जाता है, लाइफ में और चीज़ों से पिछड़ जाने का नुकसान होता है, उससे कैसे निपटा जाए। तो इसका तरीका यही है कि हम जो भी तैयारी करें, मुझे लगता है कि एक बैलेंस बना के रखें। फाइनल आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, हम कितनी अच्छी तैयारी कर लें, लेकिन हो सकता है हम जो पढ़ के जाएं पेपर में वो ना आए, बिल्कुल उससे हटके आ जाए कुछ और, क्योंकि एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे यही है कि हम अपना सब कुछ ना छोड़ दें इस यूपीएससी की तैयारी के लिए, इस यूपीएससी की तैयारी में इतना ना डूब जाएं कि हम सब कुछ ही छोड़ दें। वी ट्राई फॉर इट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स। दिस शुड नॉट बी द अप्रोच। हम तैयारी करें, अपना बेस्ट दें, इस तैयारी में अपना 2 साल 3 साल 4 साल जितना एक यंग एज में हम दे सकते हैं उस तरह से दें, लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि एक फॉल बैक ऑप्शन हमारे पास हो। फॉल बैक ऑप्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि साथ में हम टीच कर सकते हैं, अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो कुछ समय के बाद फिर टीच करना स्टार्ट कर दें, और इस फॉर्म में भी हो सकता है कि वकालत कर लें और एक लॉयर के प्रोफेशन को स्टार्ट कर लें, या फिर और भी अलग तरीके के प्रोफेशन तो कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद इंसान को और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे समझ में आ रही है। 2-3 आपके अटेम्प्ट्स रहें, 2-3 साल आप तैयारी करें, ढंग से करें, लेकिन उसके बाद अगर पेपर देना भी है तो पहले अपना ये जुगाड़ कर लें, अपनी ये इस बात को इंश्योर कर लें कि कहीं पे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर दें कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, और अपनी फैमिली को भी आपको स्टार्ट करना है, उस बारे में भी सोचने लगें। तो मैं समझता हूँ कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट और फैमिली वाला जो एस्पेक्ट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि फाइनली अगर सिलेक्शन ना हो तो फाइनेंशियली भी अपने आप को इंसान पटरी से उतरा हुआ देखता है, और ये भी देखता है कि फैमिली भी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और बाकी तैयारी कैसे करें, ये तो है ही कि आपकी एक होलसम तैयारी रहनी चाहिए, और होलसम तैयारी में यही है कि इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स होते हैं उन पे इतना फोकस ना करें, आप अपने नोट्स खुद बनाएं। 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपको लगता है कि न्यूज़पेपर आपको रीड करना चाहिए, उसके बाद उसका एनालिसिस करके नोट्स बनाने चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे आप इस एक्टिविटी को डेली दें, रिवाइज करें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी और चीज़ों के साथ। तो ये मेरा आपको रिकमेंडेशंस है सभी यंग एस्पिरेंट्स को। आप लोग इस बात को सीरियसली लीजिएगा, और इसके साथ ही आपकी भी अगर कोई रिकमेंडेशन हो जो कि आपको लगता है कि ये भी हम अपनी तैयारी में ऐड करें, तो वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि 99% से भी ज़्यादा लोग इसमें फेल होते हैं। ये वो परीक्षा है। लेकिन हाँ, अगर IAS IPS नहीं भी बन पाए तो इतना ज़रूर है कि IAS IPS बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो पर्सनैलिटी चाहिए होती है, वो पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, और वो उसको यूज़ करके उसके बेसिस पे आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, और बस यही समझिएगा कि IAS IPS इज़ नॉट द फाइनल थिंग इन लाइफ। आप इसकी कोशिश करें, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देता है सोशल सर्विस के लिए, लेकिन इसके अलावा एवेन्यूज़ और भी हैं। तो अपनी आंखें हम खुली रखें और सजग रहें। इसके अलावा भी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके लिए भी IAS IPS की तैयारी करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर और भी कोई गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है या और भी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको अनदेखा ना करें, और अपना पूरा प्रयास करें कि उसके साथ साथ आपको छोटी छोटी जो और सफलताएं होती हैं वो भी अगर मिलें तो उनके लिए पूरा अपना बेस्ट दें, और उस नौकरी को, उस उपलब्धि को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पूरा प्रयास करें।
उम्मीद करता हूँ कि ये सजेशंस आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। धन्यवाद।